हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जाम 2024। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव है वो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी। आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव को शेयर करना है, जिसके थ्रू आउट आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और आपको क्या करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि आप 2024 का यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे तो आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रिवीजन पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप डेली स्टडी प्लान बनाते हैं, उस स्टडी प्लान में आपका कुछ समय जो है रिवीजन के लिए भी होना चाहिए। आपका कुछ समय जो है डेली वो रिवीजन के लिए होना चाहिए। उसके आफ्टर आपको जब आपकी 1 वीक की स्टडी हो जाए तो एक दिन फिर आपको एक सप्ताह में फिर आपको एक दिन आपको रिवीजन के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना कुछ आप सीख रहे हैं, अगर वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, अगर वो आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जैसा आप यूपीएससी के एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट रहते हैं। ऐसे में उसमें से अगर आपको कम से कम एटलीस्ट अगर आपको 2 से 3 स्टेटमेंट अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, और वो क्वेश्चन आपको तभी आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी, जो चीजें आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा है। तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका क्या है, उसका आपको मल्टीपल टाइम आपको उसका क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। और भी रिविजन के कंपोनेंट होते हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो रिविजन है, जो बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं वो रिवीजन कर ही नहीं पाते। कारण क्या होता है कि वो मल्टीपल सोर्स के ट्रैप में घिस जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो डिफरेंट कोचिंग की मटेरियल्स आप किसी के कहने पर जो आप डिफरेंट कोचिंग की मटेरियल्स को आप रख लेते हैं, वो आपके लिए बहुत ही आपको निगेटिव रूप से आपको इम्पैक्ट करेगा। आपका पूरा रिवीजन वो खराब कर देगा, क्योंकि जब मल्टीपल सोर्स आपके पास हो जाएगा तो फिर आपका एक बुक पे फोकस नहीं बन पाएगा। जो रिवीजन ना कर पाना, रिवीजन ना हो पाने का जो सबसे बड़ा कारण वो है कि मल्टीपल सोर्स को रखना। अगर आप मल्टीपल सोर्स के ट्रैप में घिरे हुए तो आपका रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, सही तरीके से सेटिंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये भी प्रयास करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम के कम से प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस एग्जाम के कम से कम 3 महीने पहले तक आपका जो सोर्स है वो सिंगल सोर्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग फेज में जब आप तैयारी करते हो तो उसमें स्टार्टिंग में आपके सोर्स मल्टीपल सोर्स की तरफ टेंड कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि मल्टीपल सोर्स की तरफ अगर आप टेंड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्स की तरफ टेंड कर जाए। जैसे आपने एक एनसीईआरटी का सोर्स यूज कर रहे हो और कुछ स्टैंडर्ड बुक आप यूज कर रहे हो और आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप यूट्यूब की मदद से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। इतना आप करें कि नहीं कि आप पूरी मटेरियल्स मार्केट से और भी सारी मटेरियल्स खरीद करके ला रहे हैं उस टॉपिक को समझने के लिए। आप उस टॉपिक को, अगर कोई भी टॉपिक आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आप उसको यूट्यूब की मदद से उसमें उस टॉपिक को यूट्यूब में डाल दीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको उससे रिलेटेड वहां पे मिल जाएंगे। तो एक जो वीडियो उसमें आपको समझ में आ रहा है, जो जिस टॉपिक का आपने डाला, अगर वो समझ में आ रहा था उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस तरीके से आप प्लान बनाए, नहीं कि मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही समझने में तो आप और मल्टीपल सोर्स खरीद के ला रहे हो या अदर कोचिंग की और सोर्स ला रहे हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक तो मल्टीपल जो डिफरेंट कोचिंग की सोर्स बच्चे यूज करने लगते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है उनके अंदर एक डर जो होता है, फियर, एक जो डर होता है कि इस कोचिंग का नोट्स पढ़ेंगे तो इससे हम टॉप कर जाएंगे, इस कोचिंग का नोट्स पढ़ेंगे तो इससे हम टॉप कर जाएंगे। किसी की कोचिंग पढ़ने से, किसी कोचिंग की नोट्स पढ़ने से, किसी के मटेरियल से पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता है। टॉप करता है वो अपनी स्ट्रेटेजी से करता है। कुछ बेसिक बुक होती है जो एनसीईआरटी होती है, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल मत पढ़िए, मत पढ़िए, बट कुछ बेसिक्स हो जो एनसीईआरटीज हैं और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आप उस पर फोकस रहते हो सबसे बेहतर सोर्स होगा। अगर मैं आपको सबसे बेहतर सोर्स की बात करूं तो आपके लिए सबसे बेहतर सोर्स होगा वो क्या होगा, वो जो एनसीईआरटी की बुक होती है और जो स्टैंडर्ड कुछ बुक होती है। स्टैंडर्ड बुक में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, 3 से 4 बुक आपको स्टैंडर्ड बुक में के लिए पढ़ी, जैसे पॉलिटी के लिए एम.एस. लक्ष्मीकांत की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक, और आर्ट एंड कल्चर के लिए 3 सिगानिया की, उसमें भी सिलेक्टेड रीडिंग करनी है, उसमें से 8 से 10 चैप्टर केवल आपको पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, या विजन आईएएस की जो प्रिंटेड नोट्स होती है इकोनॉमिक्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
और एक मंथली मैगजीन के रूप में विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं और बेसिक के लिए एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। ये इतना आपका सोर्स होता है। अब मल्टीपल सोर्स की तरफ आपको टेंड करने की जरूरत नहीं। और हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के दौरान अगर आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड बुक आपको सीधे नहीं आ जाना चाहिए। पहले आपको बेसिक सोर्स के रूप में एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए, तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे आना चाहिए। ठीक है, ये काम आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे स्टैंडर्ड बुक पे आ जाएंगे तो इस कारण से आपको समझ नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे सीधे एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, एक भी चैप्टर एनसीईआरटी का क्लियर नहीं किया और सीधे स्टैंडर्ड बुक पे आ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप सीधे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना मत शुरू करें। आपको पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना चाहिए और एनसीईआरटी को कवर करें। और एनसीईआरटी में अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो फिर आप यूट्यूब की मदद से आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे डाल करके उस टॉपिक को आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये ना करें कि आप डिफरेंट कोचिंग की मटेरियल्स आप ला करके अपने टेबल पर रखते चले जा रहे हैं और एक ही सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप सिंगल सोर्स पे की तरफ, सिंगल सोर्स आपको रखना है और उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, आप यूट्यूब की मदद से उस टॉपिक को वीडियो यूट्यूब पे डाल करके उससे समझ सकते हैं। लेकिन आप मल्टीपल सोर्स की तरफ टेंड ना करें। ठीक, तो ध्यान रखें प्रीलिम्स एग्जाम के पहले तक 3 महीने 4 महीने पहले तक आपका जो सोर्स हो वो सिंगल सोर्स हो जाना चाहिए, ताकि आप उस 3 से 4 महीने मल्टीपल टाइम उसकी मल्टीपल रीडिंग कर सके, उसको रिवाइज कर सके। सेकेंड पॉइंट आपको देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो हमने रिविजन से रिलेटेड बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फेलियर है 90% यूपीएससी एस्पिरेंट यहीं पे फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि वो रिविजन ही नहीं कर पा रहे, रिविजन नहीं कर पा रहे। और एक तो डिस्ट्रैक्शंस जो होता है, डिस्ट्रैक्शंस जो आप डिस्ट्रैक्शन पाल के रखते हैं, किसी का बर्थडे आ गया तो उसके बर्थडे में जा रहे हो, कोई पार्टी दे रहा है उसके पार्टी में जा रहे हो। अगर आपको 2024 का यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि अब आपको इस सबसे जो अपना समय इधर उधर दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में, किसी पार्टी में जा करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास अब समय बहुत ही कम। अब आपको इसी समय से आपको फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये ना लास्ट डेज पेपर के दिन आप ये कह रहे हो कि पेपर डिफिकल्ट आ जा रहा है, पेपर तो डिफिकल्ट तो आएगा ही। ये सबको आपको पता है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है, जो चीजें आप इतना पढ़ने के बाद या बहुत मेहनत करने के, सब कुछ मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद भी अगर आप चाहते हो, तभी जरूरी नहीं कि जो आपने पढ़ा एक्साइट वो आ जाए। तब एक्साइट अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, सिंगल सोर्स ग्रुप में एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, कुछ स्टैंडर्ड बुक का आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, टेस्ट सीरीज रिवाइज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज किया, यानी बेहतर पकड़ आपने बनाई, करंट अफेयर्स पे भी आपकी बेहतर पकड़। इसके बाद भी आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं जीएस के, उसमें सभी क्वेश्चंस आपको आएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आपको 25 से 30 ही क्वेश्चंस आपको एक्साइट आ रहा हो सकता है कि आपको 25 ही आ रहा हो सकता है आपको केवल 20 ही क्वेश्चंस आ रहा हो। क्योंकि जिस प्रकार से पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, 2023 के पेपर को आप अंदाजा लगा सकते हो। कोई नहीं कह सकता कि उसमें किसी को 25 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को एक्साइट आता रहा होगा, कि एक्साइट जिसका 100% जिसको पता हो कि हाँ इसका ऑप्शन यही होगा। 25 क्वेश्चन अगर इसको पता हो कि हाँ 100% ऑप्शन नहीं होगा, तो समझ लो उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। तो यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको पता है कि मेहनत करने के बाद भी, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद भी आपके समूह की एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपको 25 से 30 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एक्साइट आ नहीं रहे। कभी कभी तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो जाता है। 2023 के पेपर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्लियर किए, प्रीलिम्स क्लियर किए, उनको 20 से 22-25 क्वेश्चन से ज्यादा उनको एक्साइट नहीं आ रहा था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो फिर आप तो दूर दूर तक इस यूपीएससी एग्जाम में रहेंगे ही नहीं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके, मैं रिवीजन की बात की कि जो सिंगल सोर्स आपको रखना है, मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन करना है। इसके साथ ही साथ एक टॉपिक जो आपने एक टॉपिक का रिवीजन किया वन टाइम, फिर उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कम से कम 25 से 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान है जो काफी फेमस है, लेकिन वो केवल 10 से उनके कोचिंग प्रीलिम्स के अगर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें केवल 15-16 सालों का क्वेश्चन पेपर है। आप उसको अवॉइड करें, आप उससे दूर रहें, उससे बच के रहें। आप उस कोचिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करें जिसमें एटलीस्ट कम से कम 25 से 30 सालों का दिया गया हो और उसका एनालिसिस भी अच्छे से उसमें किया गया हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो सेकंड पॉइंट आपको, दूसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। जैसे जैसे आप टॉपिक को रीड करते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं, उसी के थ्रू आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी आपको रिवीजन करते जाना है। कम से कम 25 से 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है कि नहीं कि अगर आपको जैसे एक क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन आपको पता है सही हो गया तो आप आगे बढ़ गए, उसके बाद
सॉल्व करने के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि उसमें जो 3 ऑप्शन, उस एक क्वेश्चन से आपने सॉल्व किया, एक ऑप्शन आपको पता, आप सही आंसर पे चले गए, बट उसमें 3 ऑप्शन जो और है आपको उसको भी देखना चाहिए कि आपको उसके बारे में पता है। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आपको उस पॉइंट का भी एनालिसिस करना चाहिए। इससे आप एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 से 5 पॉइंट आपको सीखने को मिल सकते हैं। ये सही अप्रोच होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं बनता जो पूछा गया है, लेकिन उसके अंदर के जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन के अंदर से किसी कीवर्ड्स पे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको उसके अंदर के जो 4 ऑप्शन दे रहते हैं, अगर उसमें से जो भी ऑप्शन आपको नहीं पता है उसका भी आपको एनालिसिस करना चाहिए। क्या ध्यान रखना है कि आपको 25 से 30 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और उसके अंदर के जो 4 ऑप्शन है, अगर उसमें से आपको 2 ऑप्शन नहीं पता है, 3 ऑप्शन नहीं पता, तो उसका भी आपको एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज भी आपकी सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बार बार उठता है कितने टेस्ट सॉल्व करें, तो कितने टेस्ट सॉल्व करने से ज्यादा ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी जितने भी टेस्ट आप सॉल्व करें उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर करें, उसका एनालिसिस जरूर करें। तो संख्या की बात करें तो कम से कम आपको टेस्ट सीरीज में 50 टेस्ट, 60 या 70 टेस्ट, 80 मैक्सिमम, मैं बोलूंगा 80 टेस्ट, और मिनिमम आप कम से कम 50 टेस्ट, मैक्सिमम आप 80 टेस्ट सॉल्व करें और मिनिमम 50 टेस्ट। और टेस्ट को एक ही कोचिंग का ना लें, फुल टेस्ट आप सॉल्व करें, फुल टेस्ट सॉल्व करें और डिफरेंट कोचिंग का ले लें। मैक्सिमम कितना टेस्ट सॉल्व करना चाहिए? 80। मिनिमम अगर आप करें तो 50 टेस्ट कम से कम सॉल्व करना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस टेस्ट का जो आप टेस्ट सीरीज जो आप सॉल्व करें और जो आप टेस्ट लगा रहे हैं, इसका आपको बेहतर फायदा तभी मिलेगा जब आप इसका एनालिसिस करोगे। इसके अंदर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है, जो नहीं आ रहे हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करें। और जिस प्रकार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बताया कि अगर आपको एक जैसे टेस्ट सीरीज का अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, वो आपको आ रहा है बट उसके अंदर के जो 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो उसका भी आपको एनालिसिस करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज देना भी है इतना, और उसके साथ ही साथ उस टेस्ट सीरीज का मल्टीपल टाइम रिविजन भी करना है, उस टेस्ट सीरीज का अच्छे से उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है ना। तो ये तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। और एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें कि आपने पूरे साल, पूरे वर्ष आपने मेहनत की है, और इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। पेपर कैसा भी आए, आपको पता पेपर तो आने वाला ही, जो आप अपेक्षा करके जाएंगे वैसा पेपर नहीं आएगा। पेपर आप पहले से माइंड सेट कर लें कि ये आप ध्यान में रखें। ये वहां पे मत सोच, आप कभी क्या होता है आपने जो अपेक्षा किया पेपर वैसा नहीं है तो आप घबरा जाते हैं, तो ऐसा होगा नहीं। पेपर आप जो अपेक्षा करेंगे उससे इतर आएगा, इसलिए पहले से आप सजग रहो कि पेपर तो वैसा आने वाला नहीं। लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, पेपर कैसा भी हो, हमको अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, उसे सॉल्व करने की अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, अपनी हिम्मत को बना के रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।